हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर 7th पेपर से हंटर आयोग के उद्देश्य, सिफारिशें तथा इसका भारतीय शिक्षा की प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ा था, इसको देखेंगे। यह लघु और दीर्घोत्तरीय दोनों प्रश्नों के लिए है। इससे आप दोनों प्रश्न शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को हल कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे से जुड़ जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हंटर आयोग को जरा देखें कि हंटर आयोग क्या है। 1854 में जो वुड का आदेश पत्र आया था, उसे सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अपना लिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से उपेक्षित रहा। भारत में सहानुभूति रखने वाले इंग्लैंड के कुछ व्यक्तियों ने इस असंतोष को भारत में शिक्षा की सामान्य समिति का संगठन करके प्रदर्शित किया। लॉर्ड रिपन उनकी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया। रिपन जब भारत वायसराय बनकर आया, तब क्या किया? 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा का सदस्य सर विलियम हंटर था। अतः इसके नाम पर इस आयोग को हंटर कमीशन या हंटर सिफारिशें कहा जाता है। इसे हंटर कमीशन भी कह सकते हैं या हंटर सिफारिश भी कह सकते हैं। अब क्या है कि आयोग का उद्देश्य क्या था, आयोग क्या करना चाहता था? तो आयोग जो था वह प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है उसकी समीक्षा करना चाहता था। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान देकर प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना तो नहीं की गई है या प्राथमिक शिक्षा की अनदेखा तो नहीं की गई है, इस चीज़ को उसे देखना था। माध्यमिक शिक्षा और राजकीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेना, मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल की स्थिति को जानना, ये सब इसका हंटर आयोग का उद्देश्य था कि किस तरह से चल रहा है। उसके बाद शिक्षा नीति को देखेंगे। शिक्षा नीति क्या था? तो शिक्षा नीति के संदर्भ में 5 सुझाव दिया था हंटर आयोग ने। सरकार को प्राथमिक विद्यालयों का संचालन निकायों पर छोड़ देना चाहिए, खुद को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। सरकार जो है अनुदान नियमों को अधिक उदार बनाए। तीसरा था कि राजकीय विद्यालयों की स्थापना की गति को धीरे धीरे कम करके इसके उत्तरदायित्व से अलग हो जाए। राजकीय विद्यालयों की स्थापना कम कर दे और इसके उत्तरदायित्व से वह अलग हो जाए। माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों का प्रबंध व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंप देना चाहिए जो इसे सही से चला सके। जो माध्यमिक स्कूल कॉलेज अनुदान के आधार पर चल रहा है उसी को प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह से आयोग ने 1854 के आदेश पत्र का अनुसरण करने का सुझाव दिया कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं को वहां चलने दिया जाए जहां पर उनकी आवश्यकता है, किंतु सरकार का मुख्य ध्यान व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं की उन्नति और प्रसार करना चाहिए। अब हम हंटर आयोग की सिफारिशों को देखेंगे कि हंटर आयोग की सिफारिशें क्या थी। तो यह सिफारिशें जो है इसको देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज या उच्च शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा। हंटर आयोग का जो काम ही था शिक्षा से संबंधित, तो इसमें हम सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को देखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में था इसका उद्देश्य प्रशासन, धन की उपलब्धि, प्रशिक्षण स्कूल, पाठ्यक्रम, शिक्षा स्तर का विकास, सरकार की नीति। तो उद्देश्य को देखें। प्राथमिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो था इसे सर्वसाधारण लोगों तक पहुंचाना, इसे आदिवासी और पिछड़ी हुई जाति में प्रसार करने के लिए मजबूत कदम उठाना चाहिए। क्यों? ये जो प्राथमिक शिक्षा है वह आदिवासी पिछड़ी जाति तक पहुंच सके या सर्वसाधारण की शिक्षा हो। दूसरा था कि इसका प्रशासन किस तरह का होगा। तो प्रशासन के लिए प्राथमिक शिक्षा को प्रशासन और उसके चलाने संबंधी पूर्ण दायित्व सरकार जो है नगर पालिकाओं, जिला परिषदों आदि जो स्थानीय निकाय था उस पर उसे कर देना चाहिए। उसके बाद है धन की उपलब्धि कैसे हो। तो धन की उपलब्धि के लिए आयोग ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का खर्च जो स्थानीय निकाय है उसके द्वारा अस्थायी और अलग कोष बना दिया जाए। इसके लिए एक अस्थायी रूप से अलग कोष बना दिया जाए। उसके बाद है प्रशिक्षण स्कूल। प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना ऐसी जगह हो जहाँ से प्रशिक्षित शिक्षक सरलता से ऐसे विद्यालय में जा सके जहाँ शिक्षक की कमी हो। पाठ्यक्रम को देखें जरा। पाठ्यक्रम में जीवनोपयोगी विषय होनी चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? जीवनोपयोगी, जीवन से संबंधित होना चाहिए।
शिक्षा का जो है शिक्षा स्तर का विकास किस तरह से हो उस पर ध्यान दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के स्तर का विकास करने के लिए विद्यालय निरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में एक मामूली स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। उसके बाद है सरकार की नीति। सरकार की नीति को देखें कि सरकार का नीति क्या था। इस संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा नीति के अंतर्गत आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि देश में जो मौजूदा समय में यह जरूरत है कि सभी जनसाधारण की प्रारंभिक शिक्षा, उसकी व्यवस्था, प्रसार एवं उन्नति का यह अंग घोषित किया जाना चाहिए। राज्य को पहले से अधिक ध्यान इस ओर देना चाहिए। अब हम माध्यमिक शिक्षा को देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सरकार की नीति, प्रसार, पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम को देखेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार की नीति क्या थी, इसे देखें जरा। आयोग ने यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल भारतीयों को पूर्ण रूप से सौंप देना चाहिए और खुद इससे अलग हो जाना चाहिए। सरकार को अपने स्कूलों को व्यक्तिगत संस्थाओं को हस्तांतरित कर देना चाहिए। राजकीय विद्यालय वहीं पर चलाना चाहिए जहां की जनता इसे अनुदान चलाने में समर्थ हो, अनुदान दे सके वहां की जनता और इसको वह चलाने में समर्थ हो, ऐसी जगह पर ही राजकीय विद्यालय चलाना चाहिए। उसके बाद इसका प्रसार है। माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग कर सरकार को अपनी उदारता दिखानी चाहिए। इसके बाद है पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा में 2 तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक तो साहित्यिक होना चाहिए, जो कि साहित्यिक शिक्षा ग्रहण करके विश्वविद्यालय में जाए और ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। दूसरा था असाहित्यिक। असाहित्यिक के अंतर्गत व्यवसाय और व्यापार इसके अंतर्गत असाहित्यिक के अंतर्गत आता था, जो कि जीवनोपयोगी साधन था। उसके बाद है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम का इसमें कोई स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया था। मातृभाषा और अंग्रेजी के ज्ञान पर, मातृभाषा कम था और अंग्रेजी के ज्ञान पर अधिक बल दिया गया था कि अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। अब थोड़ा सा कॉलेज या उच्च शिक्षा को हम देखेंगे। उच्च शिक्षा जो था यह राजकीय कॉलेजों के अपेक्षा सार्वजनिक को अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। कॉलेजों की सहायता अनुदान के रूप में दी जाने वाली धन को उनके व्यय, शिक्षकों की संख्या, कार्य कुशलता और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में फर्नीचर, पुस्तकालय, भवन निर्माण और शिक्षण संबंधी अन्य कार्यों के लिए समय समय पर आर्थिक सहायता देनी चाहिए। कॉलेजों के जो छात्रों को पाठ्यक्रम उनके रुचि के अनुसार होना चाहिए। कॉलेज का जो छात्र होगा उसका पाठ्यक्रम उसके रुचि के अनुसार होना चाहिए। छात्रों नैतिक प्रगति के लिए प्रकृति, धर्म और मानव धर्म से उसे अवगत कराना चाहिए और छात्रों को उचित छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए। अब हम विशिष्ट शिक्षा को देखेंगे। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत मुसलमानों की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और मिशनरी की शिक्षा के बारे में बताया गया था। तो जो है मुसलमानों की शिक्षा को देखेंगे। शिक्षा के मामले में मुसलमान बहुत पिछड़ी हुई थी। इसके लिए आयोग ने सुझाव दिया कि मुसलमान छात्रों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर की छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। प्राचीन मुस्लिम शिक्षा जो संस्था है उसको प्रोत्साहन देना चाहिए और उसको आर्थिक अनुदान भी देना चाहिए। मुसलमान शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए और जहाँ पर मुसलमानों की संख्या अधिक हो वहाँ पर मुस्लिम जो है मिडिल हाई स्कूल की स्थापना करना चाहिए। तो इस तरह से मुसलमानों की शिक्षा के लिए व्यवस्था किया गया, बारे में बताया गया था। उसके बाद है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के लिए आयोग ने सिफारिश की कि बालिका विद्यालय को उदार आर्थिक सहायता के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुगम पाठ्यक्रम, शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए महिला प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना तथा जो पर्दे में रहने वाली बालिका है उसके लिए घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था हो। तो स्त्री शिक्षा के लिए यह सब काम किया गया था। आर्थिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्तियां, सुगम पाठ्यक्रम और जो पर्दा में रह रही है बालिका उसको घर पर ही शिक्षा की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त पिछड़ी जाति और आदिवासी शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था। इसके बाद है धार्मिक शिक्षा। आयोग ने यह सिफारिश किया कि शासन द्वारा संचालित शिक्षा संस्थाओं में जो शासन के द्वारा शिक्षा संचालित हो रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा का कोई
स्थान नहीं हो। पर व्यक्तिगत विद्यालयों में प्रबंधकों की जो प्रबंधक है उसको इच्छा से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जहाँ पर व्यक्तिगत विद्यालय है वहाँ पर अगर उसका मन है तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। उसके बाद है मिशनरी की शिक्षा के बारे में बताया गया कि आयोग ने यह सुझाव दिया कि मिशनरियों को कदापि उस शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाए। मिशनरियों को देसी स्कूल की तरह उसे नहीं मानना चाहिए। अब हम भारतीय शिक्षा के जो प्रगति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था तो इसको हम देखेंगे। हंटर कमीशन का या हंटर सिफारिश का भारतीय शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा इसको देखेंगे। इसके पक्ष में हम दो देखेंगे, पक्ष और विपक्ष, दो तरह से देखेंगे। तो पक्ष में पहले देखते हैं, शिक्षा आयोग द्वारा जो दिए जाने वाले अनुदान में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया था। शिक्षा सही दिशा में चले इसके लिए प्रयास किया गया कि सरकार को व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धार्मिक शिक्षा के अलग रखा गया। इससे भारतीय शिक्षा को एक बार फिर से प्रगति के पथ पर, भारतीय शिक्षा जो था वह प्रगति के पथ पर एक बार फिर से चला। अब हम थोड़ा सा विपक्ष में देखें। आयोग ने गैर सरकारी स्कूल में कम शुल्क लेने से शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक कठिनाई का जो है सामना करना पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना देने से भारतीय भाषाओं को अध्ययन से छात्रों को विमुख कर दिया गया था। अंग्रेजी जो है वह प्रमुख भाषा हो जाने से जो भारतीय भाषा था उससे छात्र विमुख हो गया था। जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यालयों पर बल दिया गया था और उसका जो सुझाव दिया गया था उसको व्यवहारिक रूप से अमल नहीं किया गया। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के विषय में एक भी शब्द अंकित नहीं करके सार्वजनिक शिक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया। राज्य को शिक्षा व्यवस्था के अनिवार्य उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों पर सौंप देने से उनमें अतिरिक्त भार बढ़ा और शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से जो है हंटर जो सिफारिश था उसका पक्ष और विपक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ा। तो ये था हंटर कमीशन या हंटर सिफारिशें। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।